स्टार्ट किया जाए ना। तो आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के 2011 में पूछे गए प्रश्नों को। 2011 में बिहार बोर्ड के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे हम लोग। और सबसे पहले इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर देखेंगे और इसके बाद जो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे और जो दीर्घ उत्तरीय होगा वो भी। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इसके बाद बच रहा है क्या? ऑब्जेक्टिव, यही ना बच रहा है। तो ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव तो आप गाइड से याद कर ही रहे हो, बाकी कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वो हम भी बताएंगे। लगभग 400-450 जो है वो है, तो वो आप याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा। बाकी लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में आज का जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का कि जैविक खाद के उपयोग से होने वाले 2 लाभों को लिखें। जैविक खाद के उपयोग से होने वाले 2 लाभों को लिखना है। तो आखिर वो 2 लाभ कौन है? तो ये अगर देखा जाए तो किसान आज के जो हैं वो रासायनिक खाद का उपयोग न करके किस खाद का उपयोग कर रहे हैं? जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जैविक खाद से उत्पादन क्षमता क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो उसी जैविक खाद के बारे में बताना है। जैविक खाद के उपयोग से होने वाले 2 लाभों को लिखें। जवाब होगा कि जैविक खाद के उपयोग से होने वाले 2 लाभ जो है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला है कि यह मिट्टी के गुणवत्ता को बनाए रखने में क्या करता है? मदद करता है। दूसरा है कि यह प्राकृतिक एवं हानि रहित है, मतलब यह हानि नहीं पहुंचाता है। क्लियर है? पहला तो ये हो गया कि ये क्या करता है कि मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है, अर्थात रासायनिक खाद की तरह यह मिट्टी की गुणवत्ता को नष्ट नहीं करता बल्कि उसे बनाए रखता है। और यह प्राकृतिक एवं क्या है? हानिकारक है। अब बात करते हैं कि जैविक खाद बनता कैसे है। तो जैविक खाद बनता है जैसे अपशिष्ट पदार्थों से। किससे बनता है? अपशिष्ट पदार्थों से। जैविक खाद किससे बनता है? केचुए से बनता है, गोबर से बनता है। समझ में आ रहा है ना? और जो भी वेस्टेज मटेरियल है जिनका डिकम्पोजिशन हो सके, जो टूट सके, विभक्त हो सके, जो सड़ सके, गल सके, उससे जो है वो जैविक खाद बनता है। तो जैविक खाद से जो है वह मिट्टी के गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिलती है और यह प्राकृतिक एवं हानि रहित है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न जो पूछा गया है 2011 में कि एक पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है जी? पारिस्थितिक तंत्र में सभी तंत्र व्यवस्थाएं इस प्रकार से व्यवस्थित रहती है कि एक दूसरे की पूर्ति करती रहती है, वही ना पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। जैसे हम एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अध्ययन किए थे, एक जंगल के पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अध्ययन किए थे। तो यहाँ पर जंगल का पारिस्थितिक तंत्र और तालाब का पारिस्थितिक तंत्र नहीं बताना है, बल्कि क्या बताना है? बताना है पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो जीवों के समूह जो परस्पर क्रियाएं करते हैं तथा वातावरण के साथ भी क्रियाएं करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कैंसर के 2 लक्षणों को बताइए। कैंसर जो है वह बहुत ही भयावह बीमारी है और गरीब लोगों को जब कैंसर हो जाता है तो उनकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि उनके पास पैसे की क्या रहती है? कमी रहती है। तो कैंसर के 2 लक्षण बताइए। कैंसर के 2 लक्षण जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि वजन में कमी हो जाती है और शरीर के किसी भाग का जो है वह अत्यधिक वृद्धि हो जाता है। मान लो कि गले में कैंसर हो गया तो गला फूल जाएगा ऐसे, तो शरीर का कोई भाग जो है उसमें वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? तो शरीर के किसी भाग में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो ये जो है वो कैंसर के 2 लक्षण है। अब इसके बाद जो है वो हम देखेंगे अगला प्रश्न कि सहलग्नता क्या होता है। सहलग्नता को परिभाषित करें। तो सहलग्नता क्या होता है भाई? सहलग्नता जो होती है वह एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित वे जीन अथवा एलील जो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से बिना पृथक हुए उसी स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं? स्थानांतरित होते रहते हैं। मतलब कि एक ही क्रोमोसोम रहेगा और उस क्रोमोसोम पर जो उपस्थित होगा ना, कौन? तो उस पर उपस्थित रहेगा जीन या एलील, वो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से बिना पृथक होते हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वह स्थानांतरित होता रहता है, एक दूसरे से संलग्न होता है और इसी घटना को क्या कहते हैं? सहलग्नता कहते हैं। मतलब जीन पर जो एलील उपस्थित होता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहता है और वह टूटता नहीं है। तो इसी को जो है वह संलग्नता कहते हैं। नेक्स्ट है सहभोजिता के एक को उदाहरण देते हुए समझाइए। सहभोजिता क्या होता है? तो जब किसी समूह के दोनों पार्टनर लाभान्वित होते हों तो वैसे समूह को ही क्या कहा जाता है? सहभोजिता कहा जाता है। मतलब किसी समूह में अगर 2 हों और दोनों पार्टनर अगर लाभान्वित हो रहे हों तो उन्हें क्या कहा जाएगा? सहभोजिता कहा जाएगा। जैसे बगुला एवं भैंस। अब बगुला एवं भैंस में क्या है भाई? मान लो कि भैंस जो है वो गई नदी में नहाने, पाँकी में लुट गई है। ऐसी स्थिति में जोंक उसको पकड़ लिया तो बगुला क्या करेगा? जोकवा को मारेगा कि नहीं मारेगा? तो लाभ किसको पहुंचा? भैंस को। भाई पीड़ा से व्याकुल थी और उधर बगुला भी लाभान्वित हो गया, उसको क्या कर लिया? खा लिया।
हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी को सहभोजिता कहते हैं। जब किसी समूह के दोनों पार्टनर लाभान्वित होते हों तो वैसे समूह को सहभोजिता कहा जाता है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति के बाद जो है वह कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, उत्पादन दर एकदम बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो वही चीज़ यहाँ पर बताना है कि कृषि के वे वैज्ञानिक तकनीक जिसमें उच्च उत्पादकता वाले बीज, कीटनाशक दवाइयाँ एवं सिंचाई के उत्तम व्यवस्था करके कृषि के पैदावार को बढ़ाया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? हरित क्रांति कहा जाता है। ये सारे के सारे प्रश्न 2009 में पूछे गए हैं और आप भी इसको 2009 नहीं, 2009 वाला तो हम लोगों ने देख लिया था, 2011 में पूछा गया है, तो वो आप देख लीजिएगा। 2 ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताइए जिनसे वैश्विक तापन हो रहा है। वैश्विक तापन होने का मतलब कि ताप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ऐसी 2 गैसें कौन सी हैं? तो ऐसी 2 गैसें जो है वो है एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CO है और CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये केमिस्ट्री में भी पूछता है, तो ध्यान देंगे। 2 ग्रीन हाउस गैसों के नाम जो है वो इस प्रकार से है। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैव विविधता के बारे में आप क्या जानते हैं? जैव विविधता में क्या होता है जी? भिन्न भिन्न प्रकार के जीव होते हैं जो एक ही पारिस्थितिक तंत्र में जीवित रहते हैं और परस्पर क्या करते रहते हैं? क्रियाएं करते रहते हैं, अपनी क्रियाएं करते रहते हैं। जो भी उनकी क्रियाएं हैं उसको वो संपन्न करते रहते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं या जैविक विविधता कहते हैं। अब इसमें सूक्ष्म जीव को भी शामिल कर लिया गया। किसको शामिल किया गया? सूक्ष्म जीव। हम क्या कह रहे थे? जीव जंतुओं, मनुष्यों को कह रहे थे, लेकिन अब इसमें छोटा से छोटा जो सूक्ष्म जीव है उसको भी शामिल किया गया कि इस धरा पर, इस पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो अलग अलग जो है क्या करते हैं? तो सूक्ष्म जीवियों की विविधता से, मतलब सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो विविध होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो विविध होते हैं, तो उनकी विविधता को ही क्या कहा जाता है? उनकी विविधता को ही जो है वह क्या कहा जाता है? जैविक विविधता कहा जाता है। DNA एवं RNA के बीच में 2 प्रमुख अंतर बताइए। तो ये जो है वो बोर्ड मॉडल है और जब हम पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे ना कि DNA और RNA क्या है? बोर्ड मॉडल है। ये एग्ज़ाम में आता भी है, इस साल के लिए भी जो है ये बोर्ड मॉडल ही होगा, ये ध्यान देंगे, ठीक है। और इसका नोट्स जो है, जैसे कल वाले वीडियो का नोट्स और वीडियो सेंड किए हैं ना ग्रुप में, वैसे ही इसका भी वीडियो और इसका नोट्स जो है वो सेंड कर देंगे, आप वहाँ से नोट्स ले लीजिएगा। तो DNA एवं RNA में मुख्य अंतर होता है। सबसे पहला जो है वो लिखेंगे DNA का और दूसरा लिखेंगे RNA का। तो DNA क्या होता है? तो यह मुख्यतः केंद्रक के गुणसूत्र में पाया जाता है और यह कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों में पाया जाता है। RNA कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों में पाया जाता है, जबकि DNA मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। इसका आकार दोहरी कुंडलिनी के जैसा होता है तथा इसमें 2 पूरक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के धागे होते हैं और इसका आकार एक कुंडलिनी जैसा होता है और इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। यानी RNA में जो है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है और जबकि इसमें कितना होता है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। साथ ही साथ धागे जैसा होता है ये, और उसमें कितना होगा? एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा। इसका आकार जो होगा DNA का वो कुंडली के जैसा होगा। DNA का आकार कैसा होता है? इस प्रकार से घूमते हुए, तो ये DNA जो होता है वो कुंडलिनी जैसा आकार होता है और इसका आकार भी कुंडलिनी जैसा ही होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या 1 होती है और इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या 2 होती है, धागे जैसी संरचना होती है। नेक्स्ट DNA में क्या होता है? तो इसमें डीऑक्सीराइबोज अर्थात शर्करा होता है और इसमें जो है वो राइबोस शर्करा होता है। इसमें क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा और इसमें क्या होता है? राइबोस शर्करा होता है। कोई दिक्कत? इसमें क्या होता है? राइबोस शर्करा। RNA में क्या होता है? राइबोस शर्करा और इसमें होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा। नेक्स्ट DNA में जो है वो थाइमिन बेस पाया जाता है, थाइमिन बेस पाया जाता है और जबकि इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरासिल बेस पाया जाता है। अब अगला जो है वो हम प्रश्न देखेंगे, असंक्राम्यता में लिम्फोसाइट की भूमिका के बारे में लिखें। तो असंक्राम्यता में लिम्फोसाइट की भूमिका के बारे में लिखेंगे। तो जब कभी भी अगर टीकाकरण किया जाता है तो टीकाकरण करने के बाद जो रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है वो रक्त में क्या दे देती है? तो B और T लिम्फोसाइट दे देती है। और B और T लिम्फोसाइट क्या करते हैं कि जैसे ही कोई अगर रोग का जीवाणु या बैक्टीरिया अगर शरीर पर धावा बोलता है तो ये B और T लिम्फोसाइट उसको क्या कर देते हैं? मार देते हैं।
और मार करके रोग होने से हमें क्या करते हैं, बचाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रतिरक्षात्मक तंत्र जो है वह मजबूत रहता है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या रहता है, मजबूत रहता है। तो वही बताना है कि असंक्राम्यता में लिम्फोसाइट की भूमिका के बारे में लिखे, जो अभी बता रहे थे कि इम्यून सिस्टम का मुख्य कोशिका लिम्फोसाइट होता है। यह बी और टी लिम्फोसाइट के प्रकार में होता है, यानी यह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। बी और टी लिम्फोसाइट के रूप में होता है। टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी मेडिटेड इम्यून सिस्टम को, जबकि बी लिम्फोसाइट सेल मेडिटेटेड इम्यून सिस्टम को बनाता है। यानी जो टी लिम्फोसाइट होता है वो एंटीबॉडी मेडिटेटेड इम्यून सिस्टम को बनाता है, और जो बी होता है लिम्फोसाइट वह सेल मेडिटेड इम्यून सिस्टम को बनाता है, CMIS को बनाता है। और दोनों ही लिम्फोसाइटों के अपने कार्य के लिए एंटीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से कार्य निष्पादित करते हैं। नेक्स्ट है कि मलेरिया और निमोनिया का प्रसारण किस प्रकार होता है, यानी मलेरिया रोग और निमोनिया रोग किस प्रकार से बढ़ता है। तो मलेरिया का प्रसारण तो जो होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है ना। तो मलेरिया का प्रसारण यानी मलेरिया जो फैलता है वह किसकी वजह से फैलता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने की मदद से फैलता है। जबकि निमोनिया का प्रसारण डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया की मदद से होता है। किससे होता है, डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया की मदद से होता है। इसके बाद जो है वो आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर कितना देना होता है, 4। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर कितना पूछा जाएगा, 4। एक कितने का होगा, 5, तो 4 5 20। क्लियर है ना, 4 5 20, तो ये 20 नंबर का जो है वो आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे, सबसे पहला है कि मृदु जलीय तालाब पारिस्थितिक तंत्र का संक्षिप्त विवरण दे। मृदु जलीय तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का संक्षिप्त विवरण देना है। तो मृदु जलीय तालाब क्या होता है, जैसे तालाब है गांव में और उसमें जो है वो लोग जाते हैं नहाने के लिए, अपने मवेशियों को धोने के लिए, उसी को कहा जाता है क्या, तो उसी को कहा जाता है मृदु जलीय तालाब। और उसमें जो तंत्र बना होता है उसे ही क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, मछली रहती है, केकड़ा रहता है, जोंक रहता है कि नहीं रहता है, और उसमें जलीय घास होता है, उसमें कमल का फूल होता है, और भी कुछ पुष्प होते हैं जो जलीय पुष्प होते हैं। तो वो सब मिलकर के क्या बनाते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। तो मृदु जलीय तालाब का पारिस्थितिक तंत्र जो है उसी का संक्षिप्त विवरण देना है। तो यह एक तरल का छोटा परंतु सेल्फ सस्टेन्ड जलीय परितंत्र है जो सभी घटक को प्रदर्शित करता है। जिस घटक के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे यह उन सभी घटकों को प्रदर्शित करता है। इसमें अजैविक तथा जैविक दोनों तरह के अवयव होते हैं। अजैविक अवयव कौन कौन होता है भाई, तो अजैविक अवयव में इसका माध्यम छिछला जल निकाय है। इसमें अकार्बनिक तथा कार्बनिक दोनों ही तरह के पदार्थ जल में घुलित होते हैं, और अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ घुलित मृदा जल की पेंदी पर प्रचुर मात्रा में होते हैं। जल प्रवाह द्वारा ऐसे पदार्थ बह करके तालाब में आते हैं और चले जाते हैं। यानी अब जो मान लो कि तालाब है, तालाब गहरा है, अब बारिश हो रहा है, तो बारिश हो रहा है तो जो तल है उस तल पर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ दोनों मौजूद है। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कैसे मौजूद है भाई, तो मान लो कि खेत जो है वो तालाब के किनारे है, खेत में खाद का छिड़काव कर रहे हैं, तो खाद नीचे रखे तो गिर गया मिट्टी पर, बारिश हुआ तो वो खाद का पानी कहाँ चला गया, तालाब में। तो भाई कार्बनिक पदार्थ गया कि नहीं गया, अकार्बनिक पदार्थ भी जाता रहता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो है क्या होता है, तो कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ घुलित मृदा जल की पेंदी पर प्रचुर मात्रा में होता है, अर्थात उस जल में घुल जाता है लेकिन उस तालाब के नीचे पेंदी में जाकर के बैठ जाता है, तभी ना काई वही लगता है पेंदी में। अब इसके बाद है जैविक अवयव। इसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा डीकम्पोजर्स आते हैं, अर्थात डीकम्पोजर्स का मतलब कि उसको नष्ट करने वाले आते हैं। ठीक है, उत्पादक के तौर पर फाइटोप्लैंक्टन आते हैं और उपभोक्ता के रूप में जूप्लैंक्टन आते हैं, और स्वतंत्र तैरने वाला पेंदी में रहने वाले जीव आते हैं। कुछ पक्षी भी तालाब में मछली खाने के लिए आते रहते हैं। डीकम्पोजर्स प्रायः तालाब की पेंदी में रहते हैं, और जब तालाब की पेंदी में जब कभी भी अगर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जाता है तो उसे डीकम्पोज कर देता है। मछलियाँ ठंड की वजह से मर जाती हैं। तो जो डीकम्पोजर्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव डीकम्पोजर्स होते हैं, जो तालाब के तल में रहते हैं, वो मछलियों को खा करके क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और इस प्रकार से मछलियों का डीकम्पोजिशन हो जाता है। और इनमें मुख्य रूप से जो है वो बैक्टीरिया और कवक आते हैं, जिसके बारे में अभी चर्चा कर रहे थे कि तालाब में क्या रहता है, सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, तो उसको खा करके ख़त्म कर देता है। कोई भी चीज़ अगर मर गया पानी के अंदर तो उसको खा करके क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। और वो कहाँ रहता है, तो तालाब के तल के नीचे रहता है। तल जो रहता है ना उसी में मिट्टी में वो रहता है। और जैसे ही देखो ना कोई मवेशी मर गया उसको फेंक देते हैं पानी में तो कितना बदबू देता है, लेकिन उसमें पिल्लू सब लग करके उसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है।
वो सब तालाब के पेंदी में रहते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया तथा कवक आते हैं और तालाब में पाए जाने वाले सभी हरे पौधे जैसे हाइड्रिला, पोटोमेजिटॉन, मॉसिलिया, रेननकुलस तथा विभिन्न प्रकार के प्लवक, शैवाल जैसे स्पाइरोगोरा, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, नॉस्टोक आदि उत्पादकों के उदाहरण हैं। और ये सभी उत्पादक जो होते हैं वो हरित लवक, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जल की सहायता से और ऊर्जा की उपस्थिति में संश्लेषण के द्वारा जो है वो अपना भोज्य पदार्थ तैयार करते हैं। और यही जो है वो क्या है, तो यही जो है वह जल का जो है वो क्या है, तो एक पारिस्थितिक तंत्र है। जिस जल के पारिस्थितिक तंत्र में इसके तल में जो है वो क्या है, तो इसके तल में जो है वो बैक्टीरिया है, डिकम्पोजर्स है। साथ ही साथ इसमें फिश भी है, इसमें लार्ज एक्वेटिक प्लांट्स भी है, यानी बड़े बड़े जो है वो जल के अंदर क्या है, पौधे भी हैं, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और इसी में जो है वो बगुला भी है जो मछली को क्या करता है, खाता है। देखो इसमें से मछली को निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। तो इस प्रकार से जो है वो छोटे छोटे कीट पतंग भी जो है वो इस तालाब में रहते हैं, केकड़ा भी रहता है। और इस प्रकार से जो है वह जल का पारिस्थितिक तंत्र होता है और जल का पारिस्थितिक तंत्र पूरा होता है। इसके बाद जो है वो अथवा में एक प्रश्न है कि पुष्पीय पौधों में निषेचन की क्रिया की जानकारी दें। तो पुष्पीय पौधों में क्वेश्चन मार्क रहेगा, पुष्पीय पौधों में निषेचन की क्रिया की जानकारी देनी है। तो पुष्पीय पौधों में निषेचन कैसे होता है, कौन बता सकता है? पुष्पीय पौधों में निषेचन कैसे होता है, बताए थे ना, बताए थे कि नहीं बताए थे, बताइए। पुष्पीय पौधों में निषेचन स्वपरागण, पर परागण, बताए थे कि नहीं बताए थे? तो वही चीज़ यहाँ पर तो बताना है। पुष्पीय पौधों में नर गैमीट ट्यूब की मदद से अंडे तक पहुँचता है तथा इस विधि को सिफ्लोनोगेमी कहा जाता है। और ओवरी तक पोलन ट्यूब के पहुँचने के बाद वह ओव्यूल में या माइक्रोफिलेरेंड और चैलेजेलेंड या लेटरली के द्वारा जो है वह प्रवेश करता है। प्रोग्रामी में पोलन ट्यूब का शीर्ष भाग न्यूक्लियन टिश्यू को धक्का देकर के माइक्रो ट्यूब में प्रवेश करता है या माइक्रोफाइट में प्रवेश करता है और अंततः एक अपैरेटस को छेद करके एम्ब्रोसिस तक पहुंचता है। मैच्योर्ड एम्ब्रोसिस, देखो इसमें पूरा जो है वो इंग्लिश में दिया गया है, हम बताते हैं कि होता क्या है। वास्तव में जो पुष्पीय पौधा होता है तो एक होता है नर और एक होता है मादा। तो एक नर पुष्प होता है और एक मादा पुष्प होता है। तो नर पुष्प का जो भाग होता है वो होता है पुंकेसर और जो मादा पुष्प होता है उसका होता है स्त्री केसर। तो पुंकेसर और स्त्री केसर जब कभी भी अगर आपस में मिलता है, क्या मिलता है, पुंकेसर और स्त्री केसर जब आपस में मिलता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो पुष्पीय पौधों में परागण होता है कि नहीं होता है। पुष्पीय पौधों में परागण के फलस्वरूप वहाँ पर क्या होता है कि एक नए पुष्प का उद्गम हो जाता है। लेकिन ये परागण की क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। अब स्वपरागण क्या होता है, अच्छा स्वपरागण भी होता है, परपरागण भी होता है, वायु द्वारा भी होता है, कीटों के द्वारा भी होता है। ये सब बताए हैं कि नहीं बताए हैं। स्वपरागण में क्या होता है, तो स्वपरागण में जो परागण की क्रिया होती है जो अभी समझाए थे स्वयं ही हो जाती है। परपरागण में क्या होता है कि किसी दूसरे के द्वारा होती है। परपरागण में कीटों के द्वारा में क्या होता है कि कीट जो है वह पुष्प पर बैठता है, अब पुष्प पर बैठता है तो जब उसका पैर जो होता है उस पैर में जो है वह स्त्री केसर का जो है वो स्त्री केसर का जो कह सकते हैं कि अंडाणु है वो पुंग केसर का जो कह सकते हैं कि जो शुक्राणु है वो एज अंडाणु और शुक्राणु, तो ये दोनों उसके पैर में फंस जाते हैं और फिर वहाँ पर क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से जो है वो पुष्पीय पौधों में परागण की क्रिया होती है। एक होता है वायु द्वारा, वायु जो है वह क्या करती है, तो वायु तेज चलती है और जो है वो परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। यही कारण होता है कि दीवार वगैरह पर जो है वो क्या होता है, तो पुष्प वगैरह उग जाता है। देखे होगे घरों के दीवार पर, वहाँ कौन रोपने गया है पुष्प, लेकिन वो पुष्प किसके द्वारा वहाँ पर आ गया, तो वो आ गया वायु के द्वारा। तो वायु के द्वारा परागण होता है। बाकी तो ये जो दिया है वो इंग्लिश में दिया है, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सही रहेगा, आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अगला जो है वो है वायु प्रदूषण क्या है, इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में बताइए। देखिए कितना साधारण जो है वो प्रश्न है। ऐसा अगर प्रश्न आएगा तो जवाब दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, बताओ, दे सकते हो ना। तो ये कब दोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तभी ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं दे पाओगे, ये रियलिटी है। समझ में आया। तो प्रैक्टिस करते रहना है और टेस्ट वगैरह जो है वो टेस्ट वगैरह अभी फ़िलहाल अगर ले रहे हैं तो कुछ बच्चे गायब हो जा रहे हैं। तो अब नहीं टेस्ट दोगे तो कब दोगे, फाइनल टेस्ट जब बिहार बोर्ड में जाओगे, बिहार बोर्ड का टेस्ट देने, तो वहाँ थोड़ी ना दोगे। समझ में आ रहा है।
तो कोशिश करना है कि पढ़ते रहना है, टेस्ट देते रहना है। वायु प्रदूषण क्या है, इसके हानिकारक प्रभावों का उल्लेख करें। तो वायु प्रदूषण क्या होता है जी? वायु प्रदूषण में क्या होता है कि वायु में अवांछित तत्व आ जाते हैं। मान लो कि कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गया, CFC कार्बन आ गया, है ना। जो शुद्ध वायु है उस शुद्ध वायु में अवांछनीय तत्व आकर के मिश्रित हो गए तो उसे ही क्या कहेंगे? उसे ही कहेंगे वायु प्रदूषण। धूल कण बहुत ज़्यादा हो जाए, तो जब धूल कण बहुत ज़्यादा हो जाता है, अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं, उसमें अवांछनीय कण मिल जाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा, जहरीली गैसें मिल जाएंगी, तो वो वायु क्या हो जाएगी? प्रदूषित हो जाएगी। अब मान लो कि घर में हम हैं, अब वहाँ पर गैस का सिलेंडर ही लीक कर जाए तो मीथेन गैस वहाँ पर जा करके मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ऐसी स्थिति में जो है वो क्या होगा? तो पूरा महकने लगेगा घर, तो वहाँ का वायु क्या हो गया? प्रदूषित हो गया। कोई जीव जंतु है मर गया, मवेशी है मर गया, उसको वायु में छोड़ दिए, तो वायु में छोड़ दिए तो वो जब डिकम्पोज होगा तो उसका जो गंध है, एकदम जो गमकता है, वो पूरा एकदम वायु में फैल जाएगा, तो वायु क्या हो जाएगी? प्रदूषित हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज़ यहाँ पर बताएंगे कि वायु प्रदूषण क्या होता है। तो वायु के संगठन में यदि अवांछित तत्व या यौगिक उपस्थित हो जाएं जो कि मनुष्य, जानवरों और पादपों तथा भवनों को नुकसान पहुँचाएं, तो वैसे पदार्थों को वायु प्रदूषक तथा वैसी प्रक्रिया जो है वह वायु प्रदूषण कहलाती है। वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव क्या क्या होते हैं? तो मनुष्य तथा दूसरे जानवरों को श्वसन हेतु जो है वह आवश्यक वायु नहीं मिल पाता है, और इनके प्रदूषित हो जाने से मनुष्य तथा दूसरे जानवरों को श्वसन के कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वायु प्रदूषण में मौजूद सल्फर ऑक्साइड गैस जैसे वायु प्रदूषक के कारण अम्लीय वर्षा होती है, जिसके कारण भवनों एवं इमारतों की खूबसूरती क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। वायु प्रदूषण में सल्फर ऑक्साइड अगर मिल जाए गैस, तो वो क्या करता है कि वो अम्लीय वर्षा करवाता है, और अम्लीय वर्षा जब होती है भवन पर, छत पर, ताजमहल पर, तो उसकी सुंदरता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। एक और जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में ही कि उत्तक संवर्धन पर एक निबंध लिखें। उत्तक संवर्धन क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो जब किसी उत्तक को एक माध्यम में रख करके उसकी क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। ये उत्तक संवर्धन वाला प्रश्न 2009 में भी पूछा था, याद है? उसमें भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जा करके देखिएगा। उत्तक संवर्धन पर एक निबंध लिखिए। अब हिंदी में ना निबंध लिखा जाता है, यहाँ निबंध लिखने का मतलब हुआ कि इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए कि आखिर उत्तक संवर्धन होता कैसे है। तो जब किसी उत्तक को माध्यम में रखकर उसकी वृद्धि कराई जाती है तो वह पूरे अंग का जीव रूप ले लेता है। अब भैया उत्तक में अगर वृद्धि होगा तो उत्तक का समूह बनेगा, तो अंग ही ना बनेगा, तो उसे ही उत्तक संवर्धन कहते हैं। इसमें ज़्यादा भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है कि जब किसी उत्तक को माध्यम में रख करके उसकी वृद्धि कराई जाती है तो वह पूरे अंग का जो है वह जीव रूप ले लेता है, और इस प्रक्रिया को उत्तक संवर्धन कहते हैं। उत्तक संवर्धन के प्रकार, उत्तक संवर्धन के जो प्रकार हैं वह निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला है कैलस संवर्धन। कैलस संवर्धन में क्या होता है कि किसी भी पादप अंग का संवर्धन करते हैं। पादप अंग का संवर्धन करने का मतलब कि पेड़ पौधों का जो अंग होता है उसको बढ़ाते हैं। भ्रूण का संवर्धन, पृथक्कृत भ्रूण होता है और उसका संवर्धन किया जाता है। ठीक है, बाकी जो ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़े हैं, देख रहे हैं, तो वो वीडियो देख रहे हैं माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर के द्वारा। भले ही यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो है साइंस जंक्शन धीरज सर, लेकिन माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर के द्वारा जो है वो आप ये वीडियो देख रहे हैं। और ये संस्थान अखौरीपुर गोला पर स्थित है। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस करने हो, स्मार्ट तरीके से पढ़ना हो, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं उत्तक संवर्धन में जो है वो और क्या है। तो उत्तक या कोशिका निलंबन संवर्धन क्या है? उत्तक कोशिका या निलंबन संवर्धन। इसमें भी क्या होता है कि उत्तक कोशिकाओं का वृद्धि होता है, ये भी एक तरीका है। और इसमें जब कोशिका या उत्तक वृद्धि होता है तो कोशिकाओं या उत्तकों से तैयार संवर्धन जो होता है वही क्या कहलाता है? उत्तक या कोशिका संवर्धन कहलाता है। इसके बाद है अंग संवर्धन। तो पृथक्कृत अंगों जैसे मूलाग्र, प्ररोह, अंग, पुष्प आदि का जो है वो क्या होने लगता है? संवर्धन होने लगता है। जीव द्रव्य संवर्धन, तो पृथक्कृत जीव द्रव्यों का संवर्धन होता है। परागकण संवर्धन, तो इसमें परागकण जो पुष्पों के परागकण होते हैं उनका क्या होता है? उनका जो है वो संवर्धन होता है, और अगुणित भ्रूण जो है वो बनाए जाते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न था जो पूछा गया था 2011 में, वो था कि ग्राफी पुटक का एक नामांकित चित्र बताएं। और ग्राफिक पुटक का जो है वो नामांकित चित्र कुछ इस प्रकार से बनता है, और इसी को जो है वो ग्राफिक पुटक कहते हैं। और इसमें क्या होता है? तो इसमें ओरन होता है, कोरोना होता है, रेडिटा होता है, जोना, पेलुसाइड और ओएम। इस फिगर को आप बना करके और प्रैक्टिस कीजिएगा। फिगर जो है वो कभी कभी आता है फाइनल एग्जामिनेशन में कि आप जो है वो जैसे ग्राफिक पुटक का एक बनाए चित्र, साथ ही साथ जो है कभी कभी आता है कि
जैसे 10th क्लास में आता था कि नेफ्रॉन का चित्र बनाए, आता था कि नहीं आता था, तो वैसे ही जो है ये भी आता है। इसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि पुटक के विषय में जो है वो क्या क्या इसके गुण हैं। तो प्रत्येक ग्राफी पुटक एक बड़े ओवम को रखता है, जो कि बहुत सारे ग्राफी पुटक कोशिका से क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है। जितना भी कह सकते हैं कि पुटक रहता है वो एक बड़े ओवम को जो है वो रखता है, और जो बड़ा ओवम होता है वह बहुत सारे ग्राफिक पुटक कोशिका से घिरा रहता है। परिपक्व ग्राफी पुटक कोशिका में एस्ट्रोजन का स्राव करता है। जो परिपक्व हो जाता है ग्राफी पुटक, वह कोशिका में किसका स्राव करता है, एस्ट्रोजन का जो है वो स्राव करता है। और ओवेरियन कॉर्टेक्स अपने अंदर यंग तथा परिपक्व फॉलिकल रखता है। अगला जो है वो है प्रश्न की आहार श्रृंखला क्या है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला का वर्णन करें। यानी अब यहाँ पर जंगल के पारिस्थितिक तंत्र का जो है वो वर्णन नहीं करना है, आहार श्रृंखला का जल के जो है वह आहार श्रृंखला का वर्णन करना है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र है और उसका जो है वो वर्णन करना है। तो एक ऐसा भोजन संबंध जिसमें प्रत्येक जीव अपने आगे के किसी दूसरे जीव को क्या करता है, खाता है। यानी एक ऐसा भोजन संबंध होता है जहाँ एक जीव अपने आगे के जीव को खाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे मेंढक है तो मेंढक को खाएगा सांप, तो सांप को खाएगा बाज। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव अपने आगे के जीव को क्या करता है, खाता है। तो जब एक ऐसा भोजन संबंध जिसमें प्रत्येक जीव आगे से किसी दूसरे जीव को खाता है तथा अपने पीछे वाले जीव के द्वारा खाया जाता है तो उसे आहार श्रृंखला कहते हैं। और इस श्रृंखला के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इस श्रृंखला के द्वारा क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। किसी वन के पारिस्थितिक तंत्र में शेर या चीता या सर्वोच्च जो है वो उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है। शेर और चीता इसलिए सर्वोच्च उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है कि अब इसको खाने वाला कोई नहीं है। इससे भी ऊपर कौन आ जाता है, मनुष्य, सीधा इसी को मार देता है। मार करके इसका क्या करता है, खाल उल ले करके या निकाल करके और इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो स्मगलिंग कर देता है। समझ में आ रहा है ना। जो बिल्कुल गलत है, दंडनीय है, अपराध के योग्य है, तो उसे अपराधी माना जाता है और उसे दंड भी दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर जो है किसी भी वन के पारिस्थितिक तंत्र में अगर कहा जाए तो जो सबसे उत्तम, सबसे प्रथम जो होता है उपभोक्ता वो होता है शेर या चीता। हरे पौधों और घासों को हिरण खाते हैं तो हिरण को जो है वो शेर खाता है। इस प्रकार शेर वन के पारिस्थितिक तंत्र का क्या है, सर्वोच्च उपभोक्ता है। इसकी मृत्यु तथा अपघटन से प्राप्त सरल पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं। जब ये मर जाता है तो इसका जब अपघटन होता है तो अपघटन होने के पश्चात इसका डेड बॉडी का जो डिकम्पोजर पार्ट होता है वो कहाँ मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, और जिन्हें पौधों की जड़ें अवशोषित कर लेती हैं। लेकिन अब यहाँ पर तो ये बताया गया कि घास है, इसको खाएगा हिरण, हिरण को खाएगा शेर। तो घास क्या हो गया, उत्पादक, हिरण क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता, शेर हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। लेकिन हमें किसका बताना था, हमें तो बताना था किसका, जल का ना, जलीय पारिस्थितिक तंत्र का आहार ना। और यहाँ किसका बताया गया, वन का। किसका बनाया गया, वन का। तो जल के पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, जल के पारिस्थितिक तंत्र के विषय में हम लोग जानते हैं कि जल में जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, यानी कह सकते हैं कि जो उत्पादक होता है वो क्या होता है, घास होता है। जल में क्या होता है, पहले घास होता है जिसको काई कहते हैं। और घास को खाने का काम कौन करती है, मछली। घास को खाने का काम क्या करती है, मछली। तो मछली क्या हो जाएगी, प्राथमिक उपभोक्ता। अब बगुला आता है, मछलियों को खा जाता है, तो वो क्या बन गया, द्वितीयक उपभोक्ता। कोई दिक्कत समझने में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक की संक्षिप्त जानकारी दे। रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक की संक्षिप्त जानकारी देनी है। देखा जाए रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक की संक्षिप्त जानकारी कुछ इस प्रकार है, और इसमें हम देखेंगे कि सर्वप्रथम कोहेन एवं बायर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण जो है वो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम और प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन के कोड को जुड़ने से किया था। यानी जो दो वैज्ञानिक थे कोहेन और बायर, नाम क्या था, कोहेन और बायर। तो कोहेन और बायर नामक वैज्ञानिकों द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया गया था। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण जो है वह साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम और प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन के कोड को जोड़ करके किया था। इस कार्य के लिए आणविक कैंची कही जाने वाली प्रतिबंधन एंजाइम का जो है वह उपयोग डीएनए के विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए हुआ था। यानी इसमें आणविक कैंची कौन कहलाता है, तो क्वेश्चन पूछता है कि आणविक कैंची किसे कहा जाता है, तो उसका जवाब है प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम को जो है वह आणविक कैंची कहा जाता है, जिसका उपयोग डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए किया जाता है।
और कटे हुए डीएनए को प्लाज्मिड डीएनए से और डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ा जाता है। यह नया प्लाज्मिड अब संवाहक के समान कार्य करता है। संवाहक के समान कार्य करने का मतलब कि अब यह एक जगह से दूसरी जगह गमन कर सकता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गमन कर सकता है। इस विकसित नए प्लाज्मिड को इस चिरिसिया कोलाई जीवाणु में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इस प्रकार कटे हुए भाग से विजातीय खंड को जोड़ करके नया गोलाकार स्वतः अपनी प्रतिकृति तैयार करने वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण हो जाता है। यह परपोषी के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करता है और अपनी प्रतिलिपियों को तैयार करता है और एक विशिष्ट जीन की जो है या एक विशेष जीन की जो है वह कई प्रतिलिपियों का निर्माण करता है और प्रतिलिपियों के निर्माण की क्रिया जो होती है वह एंटीबायोटिक प्रतिरोधक क्लोनिंग कहलाती है। नए जीन को अपनाए गए जीव को ट्रांसजेनिक या आनुवांशिक रूप से विकसित कहा जाता है। जो नया जीन बनता है और उस नए जीन को कोई अगर जीव अपना लेता है तो उसे विकसित जीव कहा जाता है। और इस प्रकार जीवों में रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जीन क्लोनिंग के दरमियान मुख्य रूप से 3 चरण शामिल होते हैं। सबसे पहला जो 3 चरण शामिल होता है उसमें क्या क्या होता है, तो वांछित जीन युक्त डीएनए खंडों की पहचान। जैसी इच्छा है कि डीएनए, मान लो गाय है और गाय है देसीला और उसमें चाहिए गिर गाय का बच्चा, तो वांछित हो गया ना कि गिर गाय का बच्चा चाहिए, तो डीएनए वैसा ही ना डालेंगे। तो डीएनए डालेंगे तो वो रिकॉम्बिनेंट क्या हो गया, डीएनए हो गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसलिए हो गया क्योंकि अब वो देसीला गाय के डीएनए के साथ क्या होगा, मैच करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो कैंची जीन होती है वो क्या करती है, काट करके और उसको जोड़ने का काम करती है और नया जो है वह जीव वहाँ पर उत्पन्न होता है। तो इस दरमियान मुख्य रूप से 3 चरण जो है वो शामिल होते हैं। पहला है वांछित जीन युक्त डीएनए खंडों की पहचान, दूसरा है वांछित खंडों का संवाहक में स्थानांतरण और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का परपोषी में प्रतिलिपिकरण एवं नई संतति कोशिका में स्थानांतरण। यानी रिकॉम्बिनेंट जीन को जो है वो क्या कर दिया जाता है, नए संतान की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे जीव के जीन के साथ जोड़ दिया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के लिए यंत्र एक होता है जहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आनुवांशिक इंजीनियरिंग के दरमियान कई प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक को ही ना अपना करके ऐसा आरोप लगाया जाता है कि चाइना ने किसका आविष्कार किया है, कोरोना का। किसका, कोरोना का। समझ में आ रहा है ना, उसने वायरस के साथ छेड़छाड़ करके, मतलब वायरस के डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके और क्या बनाया, कोरोना, जो लाइलाज है, आज तक उसका इलाज नहीं है। अब सुनने में आ रहा है कि कोरोना जो है वह फिर से आने वाला है। समझ में आया, और बढ़ रहा है। और फिर से शुरुआत कहाँ से हुआ है, चाइना से हुआ है। हे प्रभु अब की लहर में बचा लिया, नहीं तो कहानी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। और ऐसा मानना है कि जो चाइना है उसकी आधी आबादी, मतलब लगभग जो है वो 45 से 50% आबादी समाप्त हो जाएगी। इतना डेंजर जो है वो महामारी फैलने वाला है। बचना है कि नहीं बचना है। चलो हम लोगों का तो ठीक है भाई, हमारा भी कुछ ठीक हो गया, बच्चों का जो है वो साथ मिला, स्मार्ट बोर्ड आ गया, तो अब तो पढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई दो राय नहीं है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अब फिर से पढ़ाई बाधित होगा। मान लो जो हमसे जुड़े रहेंगे वो तो पढ़ेंगे, जो नहीं जुड़ पाएंगे, जो साधारण तौर तरीके से पढ़ रहे हैं, तब तो उनको तो समस्या होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के यंत्र के बारे में जानेंगे। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आनुवांशिक इंजीनियरिंग के दरमियान कई प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। ये साधन है प्रतिबंधन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, संवाहक एवं परपोषी। इन साधनों को तकनीकी औजार कहा जाता है। इसके बाद है रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम, यानी इसको तैयार करने में किस किस प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक या आनुवांशिकी अभियांत्रिकी तकनीक के रूप में अधिक यथार्थ प्रक्रिया है। यानी हम कह सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो तकनीक होता है, इस तकनीक से अधिक ज़्यादा जो यथार्थ प्रक्रिया है, यथार्थ प्रक्रिया का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लाभ मिल सकता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जल्दी से जल्दी तैयार हो सकता है और बड़े पैमाने पर तैयार हो सकता है, तो वही आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक के रूप से हो सकता है और यही यथार्थ प्रक्रिया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक या टेक्नोलॉजी में निम्नलिखित चरणबद्ध अनुक्रम जो है वो शामिल होते हैं। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अगर हमें बनाना है तो क्या क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो हमें डीएनए का पृथक्करण करना होगा। क्या करना होगा, डीएनए का पृथक्करण। डीएनए का प्रतिबंध एंजाइम के द्वारा क्या कर देंगे, खंडन कर देंगे। वाहित डीएनए खंड को क्या कर देंगे, विलगित कर देंगे, विलगन कर देंगे। डीएनए खंड का लाइगेज एंजाइम द्वारा संवाहक के साथ बंधन करेंगे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण करेंगे। परपोषी कोशिकाओं के माध्यम के द्वारा उसमें संवर्धन होगा और तत्पश्चात वांछित उत्पाद का क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा डीएनए है कि किसी डीएनए को तोड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और उस डीएनए
डीएनए को जब तोड़ा जाएगा, पृथक्कृत किया जाएगा, तो डीएनए का प्रतिबंध एंजाइम के द्वारा खंडन किया जाएगा। प्रतिबंध एंजाइम मतलब ऐसे एंजाइम को डाला जाएगा कि जो किसी दूसरे के साथ प्रतिबंधित हो सकता है। उसके बाद है वाहित डीएनए खंड का विलगन। जो वाहित है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाला है, उसको सबसे पहले हटाएंगे, तब न दूसरा ला के जोड़ेंगे, तो वो अब जाएगा दूसरे पीढ़ी में। डीएनए खंड का लाइगेज एंजाइम के द्वारा संवाहक से बंधन कर देंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण हो जाएगा और परपोषी कोशिकाओं का माध्यम संवर्धन, और उसके बाद वांछित उत्पाद का निष्कासन हो जाएगा, वांछित उत्पाद मिल जाएगा। रिकॉम्बिनेंट तकनीक के अनुप्रयोग, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये देखा जाए तो इसका उपयोग क्या होगा, वांछित उत्पाद को प्राप्त करने में सबसे पहला चीज़ तो यही वांछित उत्पाद, जैसे अभी एग्जाम्पल दे रहे थे कि देसीला गाय है और उससे हमको गिर की गाय चाहिए, गिर का गाय का बच्चा चाहिए, देसीला गाय है और हमको जो जर्सी के गाय का बच्चा चाहिए, तो किस तकनीक का उपयोग करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होगा वो क्या करेगा, तो वो उसी जाति का या उसी नस्ल का जो गाय है, उस गाय के डीएनए को जो है उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा और फिर वहाँ पर जाइगोट बनेगा और इसके परिणाम स्वरूप जो है नया जीव उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से वांछित जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। तो रिकॉम्बिनेंट तकनीक के अनुप्रयोग जो है वो निम्नलिखित है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का उपयोग विभिन्न प्रकार के विकासीय अवस्थाओं की आणविक घटनाओं के अध्ययन में किया जाता है। दूसरा है कि जीन मैप। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का उपयोग जीन मैपिंग में किया जाता है। विकासीय अवस्थाएं, तो किसी विकासीय अवस्था को जीन के हस्तोपचार के द्वारा रोका जा सकता है और इसी के विकास की प्रक्रिया को धीमा एवं तेज किया जा सकता है। एंटीसेंस उपचार किया जा सकता है। किसी भी विशिष्ट क्षेत्र के जीन को अतिरिक्त क्रिया विशिष्ट आरएनए खंडों में डाल करके रोका जा सकता है, जिसे एंटीसेंस उपचार कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जा सकता है। जब कभी भी अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की ज़रूरत जीन में हो तो ऐसी स्थिति में पौधों के जीनोम का भाग यह बन जाता है और दोषपूर्ण जीन का अध्ययन किया जाता है, तो इसी के द्वारा किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि यह तकनीक भ्रूणीय अवस्था में दोषपूर्ण जीनों के अध्ययन में उपयोगी होता है। भ्रूणीय अवस्था में जो भी दोषपूर्ण जीन होते हैं उनके बारे में यह पहचान करता है रिकॉम्बिनेंट जीन। रोगों की जांच करने में भी इसका उपयोग होता है। रेडियो एक्टिव चिन्ह के साथ जुड़े एकल श्रृंखला वाले डीएनए के जो भी छोटे छोटे खंड होते हैं वे संक्रमित हेपेटाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पेशीय विकृति आदि की पहचान में जो है वो प्रोस के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। और इस तरह से जो है वो हम लोगों ने क्या देखा, तो इस तरह से हमने जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के बारे में जाना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक क्या होता है इसके बारे में एक बार जा करके अब बढ़िया से पढ़ लेना, न समझ में आए तो फिर पूछ लेना। इसका मूल उद्देश्य यही होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार मन चाहा जो है वह उत्पाद प्राप्त किया जा सके, और मन चाहा उत्पाद तभी प्राप्त होगा जब डीएनए को विखंडित किया जाएगा। विखंडित करके जो उसमें वाहक जीन होंगे उनको पहले हटाया जाएगा, जो जुड़ने वाले होंगे संयोजक जीन उनको जोड़ा जाएगा, और तब उसे क्या किया जाएगा, तो किसी अन्य जीव के डीएनए के साथ उसे प्रतिरोपण किया जाएगा, यानी उसके साथ वह क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और तत्पश्चात जो है वो क्या होगा, संवर्धन होकर के नए जीव की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि जो हमारी इच्छा होगी वो हमें प्राप्त हो जाएगा, वांछित उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। इसी को कहा जाता है क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में क्या क्या होता है, फिर से वही चीज़ जो अभी हम बता रहे थे वही चीज़ बता देते हैं कि डीएनए का पृथक्करण पहले होगा, दूसरा क्या होगा, डीएनए का प्रतिबंध एंजाइम के द्वारा विखंडन, वाहित डीएनए खंड का विलगन हो जाएगा, अलग हो जाएगा, डीएनए खंड का लाइगेज एंजाइम के द्वारा संवाहक के साथ बंधन बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण हो जाएगा, परपोषी कोशिकाओं के माध्यम में संवर्धन होगा, और तत्पश्चात हमें क्या मिलेगा, वांछित उत्पाद मिल जाएगा, वांछित उत्पाद का निष्कासन हो जाएगा। और इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो कंप्लीट हुआ। और 2011 में जितना भी बायोलॉजी में प्रश्न पूछा गया था, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, वो सारा का सारा जो है वो हम लोगों ने आज के क्लास में कंप्लीट किया। हम लोग इसी तरीके से आज 2011 के बारे में पढ़े हैं, 2010 वाला भी बाकी है ना, तो 2010 वाला भी जो है वो हम लोग कल के वीडियो शूट में पढ़ेंगे। बाकी इसी तरीके से हम लोग 2022 तक का टोटल कंप्लीट करेंगे। शुरुआत किए हैं 2009 से, और 2022 तक का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा का सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे, और ये आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो आप जा करके इसको पढ़िएगा। बाकी जो भी ऑनलाइन वीडियो देखेंगे बच्चे, वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो और साथ ही साथ ये PDF नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।